Good day to all of you students. In this video, we will take up the sums of main exercise of NCERT textbook, chapter 5, laws of motion. So you must be having the textbook, so I am not writing the questions on the board. One by one questions I will read out and solve before you. So sum number 5.1, give the magnitude and direction of net force acting on. Now in the beginning, it is written that for simplicity in numerical calculations, टेक जी गुरु 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जहां पर आपको लगे जी आ रहा है तो वहां पे 10 ले लीजिए, लाइक दिस इट इज मेंशन. एनीवे, तो 5.1 का ए सम है अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट स्पीड. हमें बताना है कि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है. अब देखिए, आप जानते हैं कि जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती है, तब उसके ऊपर नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए. यहां पर हमको बोला गया है द ड्रॉप इज फॉलिंग विद कांस्टेंट स्पीड. अब वेलोसिटी नहीं बोला है, लेकिन हमें मालूम है कि ड्रॉप बिल्कुल सीधा गिरता जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और स्पीड भी कांस्टेंट है, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई. तो भले ही नहीं बोला है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है ड्रॉप के पास, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिकॉज स्पीड तो कांस्टेंट दी हुई है और डायरेक्शन भी सेम रहने वाली है. वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरता जाएगा ड्रॉप हमारे पास. सो देयरफॉर स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हैं, इसलिए इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट स्पीड हम मान सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी है. तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? 0 हो जाएगा. और आपको बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम से, फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या दिखाते हैं? सारे एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी. तो आपको समझना होगा कि ड्रॉप के ऊपर नेट फोर्स 0 क्यों हो गया, क्योंकि अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिर रहा है तो उसके बाद नेट फोर्स 0 होना चाहिए. लेकिन अब आप सोचेंगे कि ड्रॉप का mg वेट तो है ही नीचे की तरफ, तो उसके कारण उसको नीचे की तरफ एक्सीलरेट होना चाहिए, क्योंकि जैसे पत्थर गिरता है ऊपर से तो वो नीचे आता है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है. तो ड्रॉप भी जब गिर रहा है तो अपने वेट के कारण, mg के कारण, जब उसको एक्सीलरेशन मिल रहा है नीचे की तरफ, तो उसकी स्पीड इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है? उसकी स्पीड कांस्टेंट क्यों है? वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है? दैट मीन्स mg को डिफ्यूज करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जो mg के इक्वल हो और डायरेक्शन ऑपोजिट में हो, ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए. और जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 फ्लूइड मैकेनिक्स जब आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा जब कोई बॉडी फ्लूइड मीडियम से मूव करती है, फ्लूइड मीडियम में मूव करती है, जैसे कि एयर भी एक फ्लूइड मीडियम है, तो उसके ऊपर सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, एक टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है, भले फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, एक तरह का विस्कस फोर्स, जस्ट लाइक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग थ्रू अ फ्लूइड मीडियम, जिसे हम विस्कस फोर्स पढ़ते हैं, बोलते हैं. इसके बारे में डिटेल में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 10 में. तो 5.1 का जो ए पार्ट है उसका आपका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? ये ड्रॉप गिर रहा है आपका, उसका वेट mg नीचे की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स होगा जिसको हम F प्लीज डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला रहता है 6 पाई ईटा आर वी. इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे चैप्टर 10 में. ये सब क्या है, ईटा क्या है, वी क्या है, व्हाटएवर. वी तो हमें समझ में आ रहा है स्पीड ऑफ द बॉडी है, आर हमें समझ में आ रहा है रेडियस है, ईटा इट इज जस्ट लाइक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जस्ट लाइक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो इतना विस्कस फोर्स एक्ट करता है. अगर इस विस्कस फोर्स ने इसको बैलेंस कर दिया तो आपका ड्रॉप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिरेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से गिरेगा, वरना नहीं. तो एनीवे, देखो नेट फोर्स इक्वल है ऊपर का और नीचे का, देयरफॉर नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया. तो अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो F नेट 0 हो गया, इसलिए वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिर रहा है. तो आपने आंसर तो दे दिया कि यूनिफॉर्म स्पीड है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. आपको ये सोचना है कि नेट फोर्स 0 क्यों है, इस फोर्स को डिफ्यूज करने वाला कौन सा फोर्स है, ये आपको पता रहना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर. तो सेकेंड बी पार्ट में बोला गया है कि हमारे पास ये सपोजिंग सरफेस ऑफ लेक या सी या कुछ भी है, पॉन्ड कुछ भी है, उसमें कॉर्क है मेरे पास इस तरह से, वो फ्लोट कर रहा है. फ्लोटिंग मतलब नेट फोर्स 0 होगा, बिकॉज वो बिल्कुल ऐसे स्टेशनरी खड़ा रहेगा. ऑफ कोर्स वेव्स आके टकराएंगे तो थोड़ा बहुत हिलेगा, लेकिन वो नीचे नहीं जा रहा है, वो स्टेशनरी है, वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये बात है. तो अगेन यू मे थिंक कि अगर ये फ्लोट कर रहा है, स्टेशनरी है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, that means net external force in the vertical direction should be 0.
तो आप सोचेंगे इसके ऊपर mg फोर्स तो है ही, जिसके कारण ये नीचे क्यों नहीं चला जाता। तो ये भी आप चैप्टर 10 में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि जब कोई बॉडी पार्शियली इमर्स्ड होती है लिक्विड में तो उसके ऊपर एक बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है, वो ऊपर की तरफ होता है। तो इसके ऊपर बॉयंसी फोर्स है ऊपर की तरफ, तो जब ये बॉयंसी फोर्स इसको इक्वलाइज कर देगा तो ये कॉर्क ऐसे फ्लोट कर सकता है, ये बात हो रही है। तो वाई रिजल्टेंट फोर्स इज 0 ऑन द कॉर्क बिकॉज इट इज फ्लोटिंग, ये आपको पता रहना चाहिए। mg को डिफीट कौन कर रहा है, बॉयंसी फोर्स। A kite skillfully held in the stationary in the sky, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने पर्टिकुलरली बॉयज ने पतंग उड़ाई होगी उत्तरायण के टाइम पे, तो आप देखते हैं कई बार जब हवा चल रही होती है तो आप काइट को बहुत एकदम स्टेशनरी खड़ा कर पाते हैं, बिल्कुल आप धागा खींच कर रखते हैं और आपकी काइट बिल्कुल एक ही जगह खड़ी रहती है। लेकिन ये हमेशा नहीं हो पाता है, कुछ ही सिचुएशंस में हो पाता है। वो कौन सी सिचुएशन होती है कि जब आपकी काइट बिल्कुल स्टेशनरी हो जाती है हवा में, उसका जब मैकेनिक समझ लेते हैं। देखिए आज तक तो हमने उसको स्किलफुली होल्ड तो किया है, लेकिन आज तक समझा नहीं कि वो स्किलफुली स्टेशनरी स्काई में क्यों खड़ी हुई है। तो उसके ऊपर अगेन नेट फोर्सेस 0 होने चाहिए। काइट नीचे नहीं आ रही है, लेफ्ट में नहीं हो रही है, राइट में नहीं हो रही है, ऊपर नहीं जा रही है, बिल्कुल स्किलफुली स्टेशनरी हेल्ड है स्काई में, एक ही जगह पे खड़ी हुई है, तो उसके ऊपर नेचुरली नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो पहले हम ये देखेंगे काइट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं कौन कौन से। अगर हम साइड से देख रहे हैं तो ये आपकी मान लीजिए काइट है इस तरह से, और आपको मालूम है कि आप धागा बांध के रखते हैं इस तरह से, ये दो धागे इस तरह से, ये बिल्कुल ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग की लेंथ आप इक्वल रखते हैं। आपको पता होगा जब आप बांधते हैं धागा इस काइट में तो ये लेंथ और ये लेंथ आप बिल्कुल सेम रखते हैं, और इस तरह से आप यहाँ से खींच के रखते हैं। तो जब आप खींच के रखते हैं तो ये इसको ऐसे खींचता है इन दोनों धागों को, तो यहाँ पे टेंशन टी और टी क्रिएट होता है। और अगर ये दोनों लेंथ इक्वल नहीं होगी तो दोनों टेंशन सेम नहीं होंगे, लेकिन यूजुअली हम ये दोनों लेंथ सेम रखते हैं, तो ये टी और ये टी सेम हो गया। तो इस काइट के ऊपर ये टेंशन और ये टेंशन एक्ट कर रहा है, और काइट का वेट तो है ही, भले कितना ही कम हो लेकिन थोड़ा तो है mg। और फिर उसके बाद में विंड आती है जो उसको धक्का मार रही होती है, उसके बारे में बाद में सोचते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं जितने भी फोर्सेस हैं परपेंडिकुलर टू काइट एंड पैरेलल टू काइट, उनके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, टी का ये कंपोनेंट इस तरह से पैरेलल टू काइट और ये परपेंडिकुलर टू काइट, ये पैरेलल टू काइट और ये परपेंडिकुलर टू काइट, ये हो गया। बिकॉज टी इक्वल है और ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं, देयरफॉर ये कंपोनेंट इक्वल अपोजिट हो जाएंगे और ये दोनों कंपोनेंट इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों कंपोनेंट्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन टेंशन के ये दो कंपोनेंट काइट को आपकी तरफ खींचेंगे। अच्छा, mg के भी कंपोनेंट्स हम ड्रॉ कर लें, ये परपेंडिकुलर टू काइट और ये पैरेलल टू काइट, ऐसे हो गया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये फोर्स और ये फोर्स तो डिफ्यूज हो गया, केवल ये एक फोर्स बचा जो काइट को इस तरह नीचे लाने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स द ग्राउंड, ठीक है ना। mg का ये कंपोनेंट जो है वो उसको ऐसे खींचेगा। अगर काइट स्किलफुली हेल्ड है तो ये इसको डिफ्यूज करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, और ये टी का कंपोनेंट, ये mg का कंपोनेंट और ये टी का कंपोनेंट, तीनों काइट को आपकी तरफ खींच रहे हैं, इनको डिफ्यूज करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो इसको, इस कंपोनेंट को mg का ये जो कंपोनेंट है पैरेलल टू काइट और ये तीनों कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर टू काइट, इनको डिफ्यूज करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, वो है विंड का फोर्स। तो विंड काइट के परपेंडिकुलर नहीं होगी। मान लीजिए विंड अगर ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, लेट मी मेक इट लाइक दिस, थोड़ा सा काइट के परपेंडिकुलर मैं नहीं बनाता हूं, थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, ये मेरा विंड का फोर्स हो गया। तो एक कंपोनेंट काइट के पैरेलल आ जाएगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर आ जाएगा लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट mg के कंपोनेंट को डिफ्यूज करेगा, और ये जो विंड का कंपोनेंट है वो इन तीनों को मिला के डिफ्यूज करेगा। अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो गई, अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो गई कि विंड की डायरेक्शन इस तरह की है कि विंड का ये कंपोनेंट mg के कंपोनेंट को बैलेंस कर सकता है और विंड का ये कंपोनेंट इन तीनों को बैलेंस कर सकता है, तो ही आपकी काइट स्किलफुली स्टेशनरी स्काई में हेल्ड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि केवल कभी कभी ऐसे मौके बनते हैं जब हम काइट को बिल्कुल स्किलफुली एकदम एक ही जगह पे खड़ा रख सकते हैं, हर बार नहीं कर सकते। उसके लिए संजोग होने चाहिए। संजोग इस तरह के हुए कि विंड की डायरेक्शन इस तरह की होनी चाहिए और उसकी वेलोसिटी, स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि विंड का ये कंपोनेंट इन तीनों कंपोनेंट्स को बैलेंस कर सके और विंड का ये कंपोनेंट mg के इस कंपोनेंट को बैलेंस कर सके, तो आपकी काइट स्किलफुली आकाश में एक जगह पे खड़ी रहेगी, ये बात है।
तो आपको सारे फोर्सेस से समझ में आना चाहिए बच्चों कि हमारी काइट स्किलफुली क्यों हेड है। जो उसने ये तो बोल दिया कि काइट एक ही जगह पे खड़ी है, तो देख के आप समझ गए कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। लेकिन नेट फोर्स 0 क्यों हो रहा है, थोड़ा उस पर भी सोचिए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, काइट के ऊपर कौन कौन से फोर्स हैं उनके बारे में सोचिए और उनके कंपोनेंट्स बना के देखिए क्या वो कंपोनेंट 0 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देन अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रफ रोड। तो रफ रोड पे मेरे पास एक कार जा रही है, मैं अब कर रहा हूं सम नंबर डी। अगेन ये हमारा रोड है जो कि रफ है और ये हमारे पास एक कार है इस तरह से, ठीक है। ये फ्रंट व्हील, ये बैक व्हील और कार इस तरह जा रही है विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। तो अगेन आपको सोचना है कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो नेट फोर्स उसके ऊपर 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 कैसे हो जाएगा उसको हम देखें। देखो बच्चों, जब आप कार चलाते हैं रोड के ऊपर, एक सर्टेन स्पीड से आपको कार चलानी है, तो आपको पता है कि आपको एक्सीलेटर को थोड़ा दबा के रखना है और आपको बाय प्रैक्टिस समझ में आता है कि आपने एक सर्टेन अमाउंट से एक्सीलेटर को प्रेस किया हुआ है तो आपकी कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। आप थोड़ा ज़्यादा दबाएंगे तो कार एक्सीलरेट होना शुरू हो जाएगी, कम कर देंगे प्रेशर एक्सीलेटर पे तो उसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। ये बातें आपको पता है। इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी अगर आपको कार को चलाना है तो आपको एक्सीलेटर को प्रेस तो करके रखना है, आप छोड़ नहीं सकते। जैसे ही छोड़ेंगे कार की स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, आपको मालूम है ये बात। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, टीनेजर हैं, तो आपको पता है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाना है तो आप क्या करते हैं, स्कूटी का या स्कूटर का या बाइक का थोड़ा सा एक्सीलेटर खींच कर रखते हैं, उसको छोड़ नहीं देते हैं। तो भले आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाना है लेकिन आप थोड़ा सा एक्सीलेटर को खींच के रखते हैं। दैट मीन्स आपका जो कार का इंजन है या बाइक का जो इंजन है वो मशीन के ऊपर फोर्स तो लगा रहा है उसको आगे पुश करने के लिए, और उस वजह से वो मशीन इन टायर्स को गोले से घुमाएगी। तो ये कार व्हील जब ऐसे पीछे की तरफ ऐसे गोल घूमेगा तो वो रोड को पीछे की तरफ पुश करेगा और रोड फिर उसको आगे पुश करेगा, जिसके कारण हमारी कार आगे जाएगी। और जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं तो आपके कार का जो इंजन है उसका फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों बैलेंस हो जाते हैं। दोनों बैलेंस हो गए इसलिए आपके पास नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ये बात आपको समझनी है। तो व्हेन यू प्रेस द एक्सीलेटर योर व्हील स्टार्ट मूविंग, आपका कार का इंजन व्हील्स को घुमाना शुरू करता है। जैसे व्हील ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो ग्राउंड क्या ये व्हील्स हैं वो क्या करेंगे, ग्राउंड को पीछे पुश करने की कोशिश करेंगे। तो ग्राउंड एज अ रिएक्शन इसको आगे पुश करने की कोशिश करेगा। तो ये जो पुश लगा ये ग्राउंड से लगा हमारे पास और ये फोर्स करंट कार आगे जाएगी लाइक दिस। अब देखो हमारा जो फोर्स है वो इस टायर ने जो फ्रिक्शनल फोर्स रोड पे लगाया वो रोड पे लगाया और एज अ रिजल्ट कार ने हमको आगे पुश किया। ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये फ्रिक्शनल फोर्स आपको समझना होगा, ये दोनों फोर्सेस सेम बॉडी के ऊपर नहीं है। तो ग्राउंड से हमको फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो कार को आगे की तरफ पुश करेगा। ये वाला जो फोर्स है वो तो हमने रोड पे लगाया। हम अभी कार की बात करें तो हमें ये देखना है कार पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है। कार के इंजन का जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द मोशन ऑफ द व्हीकल, आपको पहले से ही पता है। एक्सटर्नल फोर्सेस ही बॉडी को मूव करते हैं। तो रोड हमारे लिए एक्सटर्नल एजेंसी है, उसने फ्रिक्शनल फोर्स लगाया व्हील के ऊपर आगे की तरफ एज अ रिएक्शन, क्योंकि व्हील्स ने रोड को पीछे की तरफ पुश किया। तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हमने पीछे पुश किया और एज अ रिएक्शन ग्राउंड ने फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया। तो अब आप देख रहे हैं कि इस कार के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स F तो आ गया। इस F के कारण तो हमेशा एक्सीलरेशन होना चाहिए, तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। तो दैट मींस डेफिनेटली इस फोर्स को डिफ्यूज करने के लिए एक और फोर्स इस पूरे सिस्टम के ऊपर होना चाहिए जो इस फोर्स को डिफ्यूज कर दे। वो फोर्स कौन सा है? जब आप रोटेशनल मोशन पे जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि जब आपने अंदर से फोर्स लगा रखा है तो फ्रंट व्हील पे फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और बैक व्हील पे ग्राउंड इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा। ये बात होती है। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस हो गए तो आपकी कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जा रही है। ये बात आपको समझनी है। इस कार के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इस कार के मोशन के लिए एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत है, बाहर से फोर्स रखना चाहिए वरना कार मूव नहीं कर सकती। इंजन इज नॉट मूविंग द कार। अगर इंजन कार को मूव कर सकता है तो इस कार को जैक पे खड़ा कर दीजिए ऊपर, तो आप इंजन स्टार्ट करेंगे तो खाली व्हील्स घूमते रहेंगे लेकिन कार आगे मूव नहीं करेगी रोड पे।
दैट मीन्स कार को आगे धक्का किसने मारा है, रोड ने मारा है, थ्रू द फ्रिक्शनल फोर्स। और जब रोटेशनल मोशन में जाएंगे तो और ज्यादा जब टॉर्क की बातें आएंगी, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन रोटेशनल मोशन आएगा। यहाँ पे व्हील्स रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, जब आपको पता चलेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स का रोल क्या है रोटेशनल मोशन में। जैसे आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स का रोल जो ट्रांसलेशन मोशन में है वो तो है टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस, लेकिन रोटेशनल मोशन में फ्रिक्शन का रोल कुछ और है। जब आप रोटेशनल मोशन में जाएंगे तो समझेंगे। तो वहां आपको रियलाइज होगा कि जब कार मूव करने की कोशिश कर रही है तो इस व्हील पे फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इसमें पीछे की तरफ होगा। हाँ, जब आप इसका ये छोड़ देंगे एक्सीलरेटर बिल्कुल ही, तो दोनों व्हील से फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा आप जाके देखेंगे उस चैप्टर में। फिलहाल आपको समझा रहा हूं कि बिकॉज आपने एक्सीलरेटर थोड़ा सा दबा रखा है, दैट मींस यू आर अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम इनसाइड, तो उस वजह से इस व्हील पे फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और इस व्हील पे फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये दोनों फोर्सेस ग्राउंड से आ रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंसी से आ रहे हैं, तो ये जो है इसको ऐसे पुश करेगा ग्राउंड को, ये वाला व्हील। जब इस व्हील को ग्राउंड पीछे की तरफ पुश करेगा तो ये आगे की तरफ पुश करेगा। ये दोनों फोर्सेस भी कट हो जाएंगे तो नेट फोर्स ऑन ग्राउंड आल्सो विल बी जीरो। नेट फोर्स ऑन दिस कार विल बी जीरो, तो आपकी कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे मूव करेगी। तो इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम से इन डीप आपको जाके समझना है कि नेट फोर्स जीरो कैसे हुआ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड ट्राई टू गो डीप इनटू द सम्स, इनटू द कांसेप्ट्स। देखो ई पार्ट है हमारे पास, देखिए बताया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के पास मास और चार्ज दोनों बातें होती हैं। तो अब आपको मालूम है जब आप 12th में जाएंगे, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ऐसा पार्टिकल जिसपे चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या कुछ भी हो, उन पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेस लगा सकती हैं। और अगर वो फोर्स लगाएंगी तो उनका मोशन एक्सेलरेटेड होगा। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इतना आप याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा सकती हैं। और बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास मास है और माइनस ही चार्ज है, तो अगर इसके आसपास इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड हुई तो इस माइनस ही चार्ज पे फोर्स लगाएंगी और इसको एक्सेलरेट कर देंगी। लेकिन हमको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके आसपास कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स ये लॉरेंट्ज फोर्स होता है, दिस इज कॉल्ड Q into V क्रॉस B। अब ये आपको नहीं पता चलेगा लेकिन खाली बता दिया, ये V वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, B अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इतना फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगता है किसी चार्ज पार्टिकल पे। और इलेक्ट्रिक फोर्स Fm कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe दैट इज इक्वल टू QE। जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे इस तरह से फोर्स लगाते हैं। लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन ना इलेक्ट्रिक फील्ड में ना मैग्नेटिक फील्ड में है, तो B जीरो हो गया, E जीरो हो गया, तो ये फोर्स जीरो हो गया। बाकी मास है इसके पास, आपको पता है, और कोई भी मास वाला ऑब्जेक्ट इसके आसपास होगा तो वो इस मास को खींचेगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगेन एक्सेलरेट होगा। लेकिन हमको बताया गया इलेक्ट्रॉन इज फार अवे फ्रॉम ऑल द मटेरियल पार्टिकल्स, इसके आसपास और कोई भी मास वाली बॉडी नहीं है, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा नहीं। तो ना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ना इलेक्ट्रिक फोर्स है, ना मैग्नेटिक फोर्स है, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। तो इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा स्पेस में। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया, इसको देखिए, सारी बातें लिखिए प्लीज जो मैंने आपको बताई हैं, तो आपको याद रहेंगी। वी कैन पॉज फॉर अ मिनट, देन आई टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट कॉपी फ्रॉम द बोर्ड व्हाटएवर आई हैव रिटन, देन आई टेक अप नेक्स्ट सम। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, अ पेबल ऑफ मास 0.05 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक पत्थर हमने ऊपर की तरफ उछाल दिया है। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द पेबल। उस पत्थर पे नेट फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? और हमको कहा गया है कि इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, यानी विस्कस फोर्स हमको काउंट नहीं करना है, एयर की वजह से जो फ्रिक्शन है उसको काउंट नहीं करना है। तो बहुत बात क्लियर है, ये मेरे पास पेबल है तो उसके ऊपर mg फोर्स ही होगा और कोई फोर्स नहीं हो सकता। तो ओनली mg फोर्स इज देयर व्हेन इट इज गोइंग अपवर्ड। ये उसका हाईएस्ट पॉइंट आ गया, यहां पर भी जब वो होगा तो उस पर mg फोर्स होगा, और जब वो बिल्कुल नीचे पहुंचने वाला होगा तो भी उसके ऊपर mg फोर्स होगा। तो स्टोन कहीं भी हो, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट हो जहां पे वो रुक गया, तो भी उसके ऊपर नेट फोर्स mg नीचे की तरफ हो गया। रिमेंबर, जब स्टोन ऊपर पहुंच कर रुक जाता है तो उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, वेलोसिटी जीरो है उसकी क्योंकि वो रुक गया है, लेकिन एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। एक्सीलरेशन जी उसके पास है हमेशा, इट रिमेन्स सेम एट ऑल द पॉइंट्स।
क्योंकि एयर रेसिस्टेंस हमको निगलेक्ट करना है। तो वेलोसिटी बदल रही है लेकिन एक्सीलरेशन नहीं बदल रहा है। एक्सीलरेशन हमेशा g है, प्लीज अंडरस्टैंड एट ऑल द पॉइंट्स। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। वेलोसिटी बदल रही है क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है उसकी, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं चेंज हो रहा है बिकॉज एक्सीलरेशन डिपेंड्स अपॉन फोर्स। आपको फोर्स देखना है कितना है बॉडी पर। फोर्स तो mg है हमेशा, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास mg अपॉन m, तो g बचेगा। तो हर पॉइंट पे आपका एक्सीलरेशन कितना होगा, g होगा, चाहे वो ऊपर जा रहा हो, चाहे नीचे जा रहा हो, चाहे टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुका हुआ हो। रुक गया मतलब उसकी स्पीड जीरो हो गई है, एक्सीलरेशन जीरो हो गया ऐसा नहीं है। एक्सीलरेशन तो है g, क्योंकि फोर्स अभी भी एक्ट कर रहा है उसके ऊपर mg। ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन क्या होगा, अपवर्ड मोशन क्या होगा मैंने बता दिया। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा ये आपको मैंने बता दिया। फिर बोला अगर हम उसको 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो क्या हमारा आंसर चेंज होगा। तो आपको मालूम है, आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, अगर हम 45 डिग्री एंगल पे फेंकेंगे या किसी भी एंगल पे तो वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से जाएगा। तो अलग अलग पॉइंट्स पे ट्रेवल ऐसे होगा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे लाइक दिस। तो आपको समझना है कि फोर्स उसके ऊपर mg है, हमेशा फोर्स mg है, अर्थ खींच रही है उसको नीचे की तरफ। एवरी पॉइंट पे फोर्स mg है, यानी उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है g, हमेशा नीचे की तरफ। वैल्यू भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वैल्यू भी सेम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉडी रुकी नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चों से होती है, टॉप मोस्ट पे बॉडी रुकी नहीं है। अगर रुक जाती तो फिर आगे कैसे जाती, रुकी नहीं है। रुकी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, प्लीज अंडरस्टैंड। यहां पहुंच के उसके पास vy 0 हो गया है, लेकिन vx 0 नहीं हुआ है। तो vx तो होता है उसके पास, vo cos थीटा आपको पता होगा। यहां से हमने फेंका है बॉडी को vo और थीटा एंगल। उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। तो एक वेलोसिटी तो है ना, तो रुक थोड़ी गया है, तो आगे मूव करेगा बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी। तो स्टोन रुक गया है वर्टिकल डायरेक्शन में, नॉट इन द एक्चुअल मोशन। एक्चुअल मोशन में वो रुका नहीं है, vx तो चल रहा है उसके पास, vx कंपोनेंट तो है उसके पास। तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है। वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई है, ये बात सही है, बट वेलोसिटी जीरो नहीं हुई बिकॉज वेलोसिटी के पास दोनों कंपोनेंट्स हैं। ये जीरो नहीं हुआ है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ये बात सही है, ध्यान रखेंगे बच्चे। तो अगर हमने 45 डिग्री पे फेंका तो भी हम देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन कितना है, g है। चाहे वो ऊपर जा रहा हो, चाहे नीचे आ रहा हो, चाहे हाईएस्ट पॉइंट पे हो, एक्सीलरेशन हर पॉइंट पे कितना है, g है, ये बात हो गई। तो यू कैन राइट लाइक दिस, यहां पे सब जगह mg है फोर्स, तो आपका एक्सीलरेशन हर जगह पे क्या होगा, g होगा, ये बात हो गई। देन क्वेश्चन नंबर 3, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। हमारे पास एक 0.1 kg का स्टोन है, अलग अलग केस में बता रखा है। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन। एक ट्रेन खड़ी हुई है और आप विंडो के पास बैठे हैं, आपने स्टोन को बाहर गिरा दिया। ड्रॉप कर दिया मतलब जीरो वेलोसिटी से छोड़ दिया उसको। ड्रॉप करने का मतलब ये है, आपने उसको जीरो वेलोसिटी से खाली छोड़ दिया है। तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, तो देख लीजिए ध्यान से बहुत। ये ए पॉइंट कर रहा हूं, ये ट्रेन की खिड़की है और यहां से आपने पत्थर गिरा दिया इस तरह से, उसके ऊपर फोर्स क्या होगा, mg। तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, g, और फोर्स कितना होगा, mg। बिकॉज छोड़ देने के बाद उसको सिर्फ अर्थ फोर्स लगा रही है, आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ से वो छूट चुका है। तो अब उस पर केवल एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फील्ड फोर्स mg एक्ट कर रहा है, इसलिए नेट फोर्स उसके ऊपर mg है, एक बार आपके हाथ से छूट गया तो। देन सेकंड में, तो ये ए का आंसर हो गया। बी देखते हैं, देखिए। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो ट्रेन की विंडो थी और ट्रेन दोनों की स्पीड जीरो थी। यहाँ पर मेरे पास ट्रेन है जो 36 की स्पीड से जा रही है, 36 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की विंडो मैंने आपको दिखाई। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब भी हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं, जब दो चीज डिटैच होती हैं, पत्थर आपके हाथ में था तो आप और पत्थर दोनों जुड़े हुए थे। जब आपने पत्थर को छोड़ दिया तो दोनों चीजें डिटैच हो गई, ट्रेन पत्थर से डिटैच हो गया। तो ट्रेन, आप और पत्थर दोनों की वेलोसिटी सेम थे जब तक पत्थर आपके हाथ में था, 36 किलोमीटर पर आवर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जब आपने पत्थर को छोड़ दिया, जिस मोमेंट पे छोड़ा आपने, तो याद रखेंगे वेलोसिटी शेयर होगी, एक्सीलरेशन शेयर नहीं होगा। जब भी दो बॉडीज जो साथ में मूव कर रही हो, जिस इंस्टेंट पे वो सेपरेट होती हैं, उस इंस्टेंट पे उनकी वेलोसिटी सेम रहती है, लेकिन एक्सीलरेशन सेम नहीं रहता है।
तो वेलोसिटी हैज गॉट मेमोरी, स्टोन को याद रहेगा कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था ट्रेन में, लेकिन एक्सीलरेशन डज नॉट हैव मेमोरी। स्टोन को ये पता नहीं रहेगा कि मेरा एक्सीलरेशन क्या था जब मैं ट्रेन में था, जब मैं बच्चे के हाथ में था। तो वेलोसिटी हैज गॉट मेमोरी, एक्सीलरेशन डज नॉट हैव मेमोरी, इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। तो जब दो बॉडीज डिटैच होती हैं, सेपरेट होती हैं, व्हेन दे आर मूविंग टुगेदर, तो सेपरेट होने के इंस्टेंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, केवल उस इंस्टेंट पे। बाद में तो जैसे जैसे फोर्स एक्ट करेगा उनकी वेलोसिटी बदल दी जाएगी, लेकिन उस इंस्टेंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। वेलोसिटी मीन स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों, लेकिन एक्सीलरेशन सेम नहीं रहेगा। एक्सीलरेशन के लिए आपको ये देखना होगा सेपरेट होने के बाद जिस इंस्टेंट पे वो सेपरेट हो गए तो उन पे कौन कौन से फोर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके ऊपर एक्सीलरेशन होगा। तो जब आपने चलती ट्रेन से एक स्टोन को छोड़ दिया तो उसके पास वेलोसिटी तो होगी उस इंस्टेंट पे 36 किलोमीटर पर आवर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स खाली mg होगा, प्लीज रिमेंबर, ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो छूट गया अब केवल उसके ऊपर अर्थ फोर्स लगा रही है। तो mg अंदर आपने कितना फोर्स लगा रखा उससे मतलब नहीं है, अब वो डिटैच हो गया है तो एक्सीलरेशन डज नॉट हैव मेमोरी। तो पत्थर भूल जाएगा कि जब मैं हाथ में था, ट्रेन के अंदर था, तो मेरे पास कितना एक्सीलरेशन था, उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार वो छूट गया, सेपरेट हो गया, तो फिर हमें सिर्फ ये देखना है इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, अलग हो जाने के बाद उस फोर्स के अकॉर्डिंग उसका एक्सीलरेशन मिलेगा। ये बात आपको समझनी है। तो हमारा एक्सीलरेशन का आंसर जी आ जाएगा, यहां पर एक्सीलरेशन जी हो जाएगा जब गलती से छोड़ा, यहां पर भी हमारे पास एक्सीलरेशन हो जाएगा जी, ऑफ कोर्स नीचे की तरफ। ये बात हो गई, ठीक है। अब जाते हैं सी वाले पॉइंट पर। देखिए सी वाले पॉइंट में बोला है इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सीलरेटिंग एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारी जो ट्रेन है उसके अंदर एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप स्टोन को छोड़ देंगे तो उसको ये याद नहीं रहेगा कि वो किस एक्सीलरेशन से ट्रेन के अंदर था। एक्सीलरेशन डज नॉट हैव मेमोरी। छूट जाने के बाद जब वो छूट गया विंडो से तो अब उसके ऊपर खाली अर्थ एक्ट कर रही है, फोर्स लगा रही है, तो उसका एक्सीलरेशन सिर्फ जी रहेगा। ये बात समझिए, ये वाला एक्सीलरेशन का कोई मतलब नहीं है। स्टोन भूल जाएगा कि मेरे पास ट्रेन के कारण एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। जैसे ही वो अलग हुआ अब वो सिर्फ ये सोचेगा कि उसके ऊपर नेट फोर्स कौन सा है, नेट फोर्स अर्थ का है, बिकॉज ट्रेन से तो वो अलग हो गया तो ट्रेन उस पर फोर्स नहीं लगा सकती। अब केवल अर्थ उसको खींच रही है mg फोर्स से, तो एक्सीलरेशन होगा g। ऑफ कोर्स ये बात सही है कि बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो उस वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। सपोजिंग इस टाइम पे वेलोसिटी v थी ट्रेन की, तो उस वेलोसिटी से वो आगे मूव करेगा, लेकिन एक्सीलरेशन उसके पास खाली g रहेगा। एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गायब हो जाएगा। ये बात समझिए। lying on the floor of a train which is acting, ओके लीड स्पेस, इतना कॉपी करिए, फिर आपको बताता हूं मैं नेक्स्ट वाला, थोड़ा लंबा है, आपको अच्छे से समझाऊं मैं, इसको कॉपी करिए। देखो बेटा डी पार्ट है लाइंग ऑन द फ्लोर, जो कॉइन था आपके पास, स्टोन जो था 0.1 kg का, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest related to train। तो stone is at rest related to train, इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रेन के अंदर जाके उस सिक्के को देख रहे हैं, उस पत्थर को देख रहे हैं, तो आपको रेस्ट पे नजर आना चाहिए। The stone is at rest related to train, related to train means ऑब्जर्वर कहां चला गया, ट्रेन के अंदर चला गया। ये मतलब है कहने का related to train। तो जब ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर चला गया और उसने उस पत्थर को देखा तो उसको लगा पत्थर स्टेशनरी है, ये बात हो गई। तो कितना फोर्स लग रहा है स्टोन के ऊपर, ये हमको समझना होगा। अब जो ऑब्जर्वर अंदर है अगर उसको लग रहा है कि स्टोन स्टेशनरी है तो उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नहीं तो उसको ऑब्जर्वर को वो स्टोन स्टेशनरी नजर नहीं आ सकता। तो पहले हम एक्चुअली देख लें कि उसमें कौन कौन से फोर्स है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड नाइसली। ये हमारा कंपार्टमेंट है और ये ट्रेन एक्सीलरेट हो रही है विद अ सर्टेन वैल्यू, शायद हमको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताई गई है वैल्यू, एक्सीलरेशन वैल्यू यस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस एक्सीलरेशन से ट्रेन आगे की तरफ एक्सीलरेट हो रही है, राइट की तरफ मान लिया, और यहां पर एक पत्थर है इस तरह से, ये पेबल है और ऑब्जर्वर यहां पर है। ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर ही है लाइक दिस, वो इस पत्थर को देख रहा है। तो अगर आपको ये देखना है कि नेट फोर्स स्टोन के ऊपर कितना है, पहले आप उसके एक्चुअल फोर्सेस देखिए, एक्चुअल फोर्स कौन कौन से हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इसका फोर्स जो mg है
वो तो एक्ट करेगा ही इसके ऊपर। अच्छा, उसके वेट के कारण ये क्या करेगा, इस ट्रेन के फ्लोर को प्रेस करेगा किसी ना किसी फोर्स से, सपोजिंग एन फोर्स से प्रेस किया, तो एज अ रिएक्शन ट्रेन का जो फ्लोर है वो उसको ऊपर की तरफ धक्का मारेगा विद इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ये एन हो गया। और अगर इसको लग रहा है कि पत्थर स्टेशनरी है तो हमें समझ में आना चाहिए कि ट्रेन अगर आगे जा रही है विद एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये पत्थर भी तो आगे जा रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से आपका लगेज रखा रहता है ट्रेन में, आप जब लगेज को देखते हैं, आपके सूटकेस को देखते हैं, सामान को देखते हैं ट्रेन के अंदर रखा हुआ, तो आपको स्टेशनरी नजर आ रहा होता है। लेकिन बाहर से अगर देखेंगे तो ट्रेन आगे जा रही है, आपका डब्बा आगे जा रहा है, आपका कंपार्टमेंट आगे मूव कर रहा है, आप मूव आगे कर रहे हैं, और लगेज भी आगे मूव कर रहा है विद सेम एक्सीलरेशन। तो इसी तरह से अगर आप बाहर से देखेंगे तो ये पत्थर आपको ट्रेन के साथ जाता हुआ नजर आएगा एट सेम एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको कौन आगे की तरफ धक्का मार रहा है? जैसे मैंने आपको कहा अभी, दिस स्टोन नीड्स एक्सटर्नल फोर्स टू मूव फॉरवर्ड। अगर ये आगे मूव नहीं कर रहा है तो फिर तो ये पीछे रह जाएगा, ये आगे चलेगा ही नहीं। लेकिन ये ट्रेन के साथ साथ आगे जा रहा है, क्योंकि आदमी को लग रहा है कि मेरे और इसके बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज ये रेस्ट पर है। लेकिन आदमी तो ट्रेन के साथ आगे जा रहा है, दैट मींस स्टोन भी आगे आना चाहिए विद सेम एक्सीलरेशन, नहीं तो इनके बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ये स्टेशनरी नजर नहीं आएगा। तो अगर आदमी को लग रहा है कि ये स्टोन स्टेशनरी है, दैट मींस इन दोनों के बीच में मोशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन आदमी तो जा रहा है ट्रेन के साथ आगे नेचुरली विद सेम एक्सीलरेशन। इसका मतलब स्टोन भी सेम एक्सीलरेशन से आगे जाना चाहिए, नहीं तो उनके बीच का डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, तो फिर ये स्टोन इसको स्टेशनरी नजर नहीं आएगा। तो इसके अंदर भी एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। वो एक्सीलरेशन कहां से आ रहा है, इसको कौन आगे धक्का मार रहा है? एक्सटर्नल एजेंसी इज रिक्वायर्ड। अब स्टोन के लिए एक्सटर्नल खाली कौन है? फ्लोर ऑफ द ट्रेन कंपार्टमेंट। तो फ्लोर से फ्रिक्शनल फोर्स हमको मिल रहा है, जो ये फ्रिक्शनल फोर्स स्टोन को आगे की तरफ धक्का मार रहा है, ये बात है। तो स्टोन पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है जो स्टोन को आगे की तरफ धक्का मार रहा है। देयर इज नो अदर एजेंसी व्हिच विल पुश द स्टोन फॉरवर्ड। अब देखिए, आप सोचेंगे कि ये और ये तो बैलेंस हो गए, बिकॉज ये पत्थर ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा है, तो अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो n इक्वल टू mg हो गया, ये दोनों फोर्स डिफ्यूज हो गए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। व्हाट अबाउट दिस फोर्स? ये फोर्स के कारण तो स्टोन आगे एक्सीलरेट करना चाहिए, क्योंकि ये नेट फोर्स उसके ऊपर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन हम एक बात भूल रहे हैं कि हम कहां खड़े हैं? एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में। तो जब आपका ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में होता है और उसे किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करना है, तो उसको इस बॉडी के ऊपर स्यूडो एक्सीलरेशन लगाना पड़ेगा और उससे कॉरस्पॉन्डिंग आपको स्यूडो फोर्स मिलेगा। तो स्यूडो एक्सीलरेशन आप जानते हैं, ऑपोजिट टू एक्चुअल एक्सीलरेशन होता है। तो ये ऑब्जर्वर क्या करेगा? स्टोन को डिस्क्राइब करने के लिए इस पर फोर्स लगा देगा ma, एक्सीलरेशन इतना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका मास m है, तो इस पे फोर्स ma लग जाएगा। ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे एंड देयरफॉर नेट फोर्स विल बी 0 फॉर दिस ऑब्जर्वर। तो ये स्टोन आपको स्टेशनरी नजर आएगा। देखो बच्चों, स्यूडो फोर्स की बात बच्चों को समझ में नहीं आती है, आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि जब भी ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में होगा और आपको किसी भी बॉडी का मोशन डिस्क्राइब करना है, तो आपको पहले उस बॉडी के ऊपर एक्चुअल फोर्स देख लेने हैं। जैसे मैंने बता दिया आपको, ये और ये एक्चुअल फोर्स थे, और बिकॉज ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में है तो एक स्यूडो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लगा रहे हैं। स्यूडो फोर्स नहीं बल्कि स्यूडो एक्सीलरेशन। a 1 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे 1 लगा देंगे और m, तो ये फोर्स हो गया उसके ऊपर। ये फोर्स इसको बैलेंस कर जाएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है। तो ये फोर्स क्यों लगाया? बिकॉज ऑब्जर्वर कहां था? एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में। ऑब्जर्वर यहाँ पे कौन था? बिकॉज हमने कहा रिलेटिव टू ट्रेन द स्टोन इज स्टेशनरी। रिलेटिव टू ट्रेन मींस ऑब्जर्वर कहां पे है? ट्रेन के अंदर है। ट्रेन के अंदर है मतलब वो एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में है। एक और बात अगर आपको समझनी है स्यूडो फोर्स के बारे में, तो एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं। देखो, मान लीजिए आप 3 दोस्त हैं, आप किसी मेले में गए हैं, वहां पे आपने देखा है मेरी गो राउंड होती है, गोल चक्री होती है। तो आप ऐसा मान लीजिए गोल चक्री ऐसे गोल घूम रही है लाइक दिस, ठीक है, और ये एक बेंच है, ठीक है, जिसपे आप और आपका फ्रेंड दोनों बैठे हुए हैं। तो ए और बी, इसको छोड़ देता हूं, आप ऐसा मान लीजिए एक मेरी गो राउंड है और यहां पर एक बेंच है, उस पर एक ए और एक बी, आप 2 दोस्त बैठे हुए हैं और ये मेरी ग्राउंड ऐसे गोल घूम रही है लाइक दिस, ठीक है। अब आपने ये एज्यूम देखा होगा गोल चक्री में, जब आप मेरी ग्राउंड में खेले होंगे, बचपन में बैठे होंगे, तो जब आप ऐसे बेंच के ऊपर बैठे हैं,
और मान लीजिए आपने साइड से बेंच को पकड़ नहीं रखा है, तो जब मैरी गो राउंड स्टार्ट करती है बहुत धीरे धीरे, तो आप आराम से बैठ सकते हैं, आपको हैंडल्स को पकड़ने की जरूरत महसूस नहीं होती है, बिकॉज उसकी स्पीड बहुत कम होती है। लेकिन जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती है तो आप क्या करते हैं, आप आउटर हैंडल को पकड़ लेते हैं और उसको दबा के रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही एंगुलर स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ने लगी, आपने साइड हैंडल को क्यों पकड़ लिया, क्यों उसको आपने प्रेस करना शुरू किया आउटवर्ड डायरेक्शन में? सोचिए ऐसा होता है कि नहीं। उसका रीजन ये है कि जब मैरी गो राउंड बहुत कम रेट से घूम रही है, तो आपको गोल घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो है mv²/r, जहां पे v है आपकी स्पीड, किस स्पीड से आपकी ये मैरी गो राउंड गोल घूम रही है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r कहां से मिलता है? आपकी बॉडी और बेंच जो है उसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो फ्रिक्शनल फोर्स आपको ये mv²/r प्रोवाइड करता है, F। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको mv²/r प्रोवाइड करने में सफिशिएंट है, तो आपको हैंडल्स को पकड़ने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे इसकी एंगुलर स्पीड चेंज होती है, v बढ़ेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज, mv²/r इंक्रीज होगा। लेकिन आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम Fs मैक्सिमम कितना होता है? μs mg, इसकी वैल्यू आप इंक्रीज नहीं कर सकते बियॉन्ड द वैल्यू, जहां पर mg होगा आपका वेट। तो Fs मैक्स की एक फिक्स्ड वैल्यू है, उससे ज्यादा वो अवेलेबल नहीं होता है। तो जैसे जैसे v बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो एक मोमेंट पे क्या होगा, ये वैल्यू इसको क्रॉस कर जाएगी, तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स सफिशिएंट नहीं होगा आपको अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। उस टाइम पे आपको रियलाइज होता है कि आप फिसलते जा रहे हैं बाहर की तरफ, आप सर्कुलर मोशन में मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप बचने के लिए क्या करते हैं, हैंडल को बाहर की तरफ पुश करते हैं। तो एज अ रिएक्शन हैंडल आपको अंदर की तरफ पुश करता है, तो यू गेट एडिशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, which helps you in keep moving with the required centripetal force। ये पॉइंट है, प्लीज अंडरस्टैंड करिए। तो आपको हैंडल को क्यों प्रेस करना पड़ता है बाहर की तरफ, उसका रीजन मैंने आपको दिया कि व्हेन द एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी गोल चक्री की, मैरी गो राउंड की, तो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r बढ़ता जाएगा। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटेड है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही ये चीज जो रिक्वायर्ड है ये इससे इंक्रीज हो जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स जवाब दे जाएगा और आप सर्कुलर मोशन पे मेंटेन नहीं हो पाएंगे, फिर आप बाहर की तरफ फिसलना शुरू कर देंगे। तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप हैंडल को बाहर की तरफ प्रेस करते हैं, एज अ रिएक्शन हैंडल आपको अंदर की तरफ पुश करता है, तो उस फोर्स के कारण आपको एक एडिशनल फोर्स मिल जाता है जो आपको mv²/r प्रोवाइड कर देता है, देन यू कैन मूव ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ द मैरी गो राउंड। ये तो पहली बात हुई। सेकेंडली, अगर आपसे पूछा जाए कि बी के बारे में मोशन डिस्क्राइब करिए, तो आप अपने फ्रेंड को देखेंगे, आप देखेंगे ये तो मेरे साथ ही बैठा हुआ है, तो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू यू इज नॉट चेंजिंग, बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू यू इज नॉट चेंजिंग, है ना, वो आगे पीछे नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, बी इज एट रेस्ट, क्योंकि आपकी और बी की जो पोजीशन है वो कांस्टेंट है, तो आपको नेचुरली ये बोलना पड़ेगा बी इज एट रेस्ट। लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड तीसरा सी बाहर खड़ा है, उसको चांस नहीं मिला मैरी गो राउंड में आने का, उसको पूछा जाए कि बी का मोशन डिस्क्राइब करिए, तो वो तो बाहर से यही देख रहा है कि बी गोल घूम रहा है। अगर बी गोल घूम रहा है तो सी को ये बोलना पड़ेगा कि बी के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, जिसके कारण वो गोल घूम रहा है, ये तो बोलना पड़ेगा सी को। अगर बी गोल घूम रहा है तो बी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए mv²/r, तो सी ये बोलेगा बी के लिए कि बी के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, वो जो भी प्रोवाइड कर रहा है, चाहे फ्रिक्शनल फोर्स या हैंडल का फोर्स, जो भी, इतने फोर्स के कारण बी जो है सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। लेकिन ए तो ये बोल रहा है कि बी स्टेशनरी है। अब दोनों राइट है कि नहीं? दोनों राइट है, सी भी राइट है, बिकॉज सी को तो ये दिख रहा है बी गोल घूम रहा है, ए को दिख रहा है कि बी स्टेशनरी है, दोनों की बातें सही हैं। तो जब सी बोलेगा कि गोल घूम रहा है, तो सी बोलेगा इसके ऊपर नेट फोर्स है भाई mv²/r, इसी नेट फोर्स के कारण गोल घूम रहा है। अब ये सोचेगा कि यार सी तो बोल रहा है इसके ऊपर इनवर्ट फोर्स है, तो ये गोल घूमना चाहिए, लेकिन ये तो गोल घूम ही नहीं रहा है, ये तो स्टेशनरी है। तो ए अपनी बात सही साबित करने के लिए कि बी स्टेशनरी है, वो क्या करता है, सी ने उसको बताया ए को कि यार बी गोल घूम रहा है, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, तुझे नहीं दिख रहा क्या? तो ये बोलेगा भाई बी तो स्टेशनरी है, सी बोलेगा पॉसिबल ही नहीं है, मुझे तो दिख रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स है। ए बोलेगा नहीं, ये बी स्टेशनरी है। तो ए अपनी बात सही साबित करने के लिए बी के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगा देगा mv²/r,
तो नेट फोर्स बी के ऊपर कितना हो गया, 0। तो ए ने ये नेट फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर आउटवर्ड डायरेक्शन में क्यों लगाया, क्योंकि ए मेरी ग्राउंड से देख रहा था जो कि एक एक्सीलरेटेड मोशन था, इसके ऊपर एक्सीलरेशन था v स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन था ए के ऊपर, क्योंकि वो भी गोल चक्री में गोल घूम रहा है, तो उतना ही एक्सीलरेशन ए ने बी पर लगा दिया v स्क्वायर अपॉन आर, और उसे कॉरेस्पॉन्डिंग बी का मास mv, यहां पे mv, तो बी के ऊपर ए ने m v स्क्वायर अपॉन आर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, जो कि एक्चुअल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक ही बात सही हो जाएगी, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। सी बाहर से खड़ा होकर देख रहा था, स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम में था। तो जब आप इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में होते हैं, स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम में होते हैं, तो आपको किसी भी बॉडी का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक्चुअल फोर्स काउंट करने होते हैं। तो सी ने खाली एक्चुअल फोर्स को देखा, mv स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स, उसने ये स्यूडो फोर्स नहीं लगाया, बिकॉज़ सी कहां से देख रहा था, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहा था। तो जब आप इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखेंगे तो आप केवल एक्चुअल फोर्स काउंट करेंगे। जब आप एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में चले जाएंगे तो आप एक्चुअल फोर्स के अलावा एक स्यूडो एक्सीलरेशन भी प्रोवाइड करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्यूडो फोर्स भी आपको मिलेगा, फिर आप बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। ये बात हो रही है। तो आपको इस मैरी गोरान के एग्जांपल से समझ में आ गया कि ए को क्यों इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगाना पड़ा और सी को इसके ऊपर स्यूडो फोर्स क्यों नहीं लगाना पड़ा, बिकॉज ए गोल घूम रहा था, एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में था, इसलिए बी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो उसके साथी था उसको उसके ऊपर स्यूडो फोर्स, स्यूडो एक्सीलरेशन एक्सर्ट करना पड़ा, लेकिन सी को ऐसा नहीं करना पड़ा बिकॉज सी वाज इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो आपको कब स्यूडो फोर्स लगाना है, स्यूडो एक्सीलरेशन एक्सर्ट करना है, कब नहीं करना है, ये बात आपको समझनी है। अगर आप इस ट्रेन में प्लेटफॉर्म से खड़े होकर देख रहे थे तो फिर आप ये फोर्स नहीं लगाएंगे, आप खाली एक्चुअल फोर्स देखेंगे और इस फोर्स के कारण आपको दिखाई देगा कॉइन आगे जा रहा है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बिकॉज आप बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हैं, तो आप खाली ये तीनों फोर्स काउंट करेंगे और इसी फोर्स के कारण आपको दिखाई देगा कि ट्रेन के साथ साथ कॉइन भी आगे जा रहा है। जैसे ही आप अंदर से देखेंगे तो फिर आपको मालूम है कि आप खुद एक्सीलरेटेड हैं, तो आपको इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा एम, फिर आप कैलकुलेट करेंगे क्या ये दोनों इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ये आपको स्टेशनरी दिखाई देगा। ये बात है। सो दिस वाज अबाउट 5.3d। प्लीज राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू। इफ यू कैन राइट, वेरी गुड, क्योंकि इतनी बातें आपको याद नहीं रहेंगी। प्लीज पॉज एंड कॉपी, देन आई गो टू नेक्स्ट। चलो, नाउ नेक्स्ट वन यू आर हैविंग 5.4। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, एक रस्सी हमारे पास है, एक धागा हमारे पास है लेंथ एल का, एक पार्टिकल से कनेक्टेड ऑफ मास एम एंड अदर टू अ स्मॉल पेग, पेग मतलब कील या हुक या जो भी, ठीक है, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। स्मूथ टेबल मतलब वहां फ्रिक्शन नहीं है, ये बात हुई। इफ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद स्पीड v, देन नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 5.4। देखिए तो 5.4 क्वेश्चन में ऐसे हम एक टेबल बना लेते हैं, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है इस तरह से, यहाँ पे बीच में होके और इस पाथ पे ऐसे हमारा पार्टिकल घूम रहा है। सपोजिंग यहाँ पर वो है, ये एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये पार्टिकल है जो ऐसे गोल घूम रहा है, इस समय इसकी स्पीड v है, लाइक दिस, ऐसे आपको सोचना है। तो देखो बच्चों, आपको मालूम है कि जब भी पार्टिकल गोल घूमता है, सर्कल में घूमता है, तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई कॉज होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कोई एजेंसी होनी चाहिए। जैसे आपको पता है अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, तो अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अर्थ टू मूव अराउंड द सन। सेम फॉर इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो अट्रैक्टिव कोलम्बियन फोर्स लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को खींच रखा है विद कोलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स, प्लस और माइनस का अट्रैक्टिव फोर्स। उस फोर्स के कारण mv स्क्वायर अपॉन आर मिलता है। तो mv स्क्वायर अपॉन आर जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमको चाहिए, उसका कोई कॉज होना चाहिए। जैसे सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कॉज है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में कोलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स कॉज है। इवन जब आपने इस चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि एक बॉडी, एक कोई व्हीकल सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स इन द रोड। तो हर सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसकी कोई ना कोई हमारे पास एजेंसी होनी चाहिए। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, कोलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द रोड एंड टायर्स।
which is providing centripetal force to the vehicle to move on a curved track. इसी तरह से इसको गोल घुमाने के लिए आपने क्या कर रखा है, आपने खींच रखा है इसको टी टेंशन से। जैसे आप एक पत्थर घुमाते हैं तो आप खींच के रखते हैं, तो वो जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो आपको mv स्क्वायर अपॉन r प्रोवाइड करता है। तो ये टी जो है दिस इज द सोर्स ऑफ mv स्क्वायर अपॉन r। तो टी मेरे पास हो जाएगा टी विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। नाउ डोंट थिंक कि ये टी है और इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी है mv स्क्वायर अपॉन r, तो दिस प्लस दिस टोटल इनवर्ट फोर्स हो गया। नो, ये कोई अलग से फोर्स नहीं है, इसको ये प्रोवाइड कर रहा है। तो T इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। टोटल फोर्स T प्लस mv स्क्वायर अपॉन r नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। mv स्क्वायर अपॉन r आया T से है, तो नेट फोर्स हमारे पास कितना है, T टुवर्ड्स द सेंटर, प्लीज अंडरस्टैंड। तो दो T प्लस mv स्क्वायर अपॉन r नहीं होगा, प्लीज अंडरस्टैंड। नेट फोर्स तो T है जो हमको mv स्क्वायर अपॉन r प्रोवाइड कर रहा है, तो नेट इनवर्ट फोर्स या तो T है या mv स्क्वायर अपॉन r, दोनों इक्वल हैं। तो नेट इनवर्ट फोर्स विल बी mv स्क्वायर अपॉन r। खाली हमको इनवर्ट फोर्स पूछा है, नेट फोर्स नहीं पूछा है, ये बात हुई। तो आप आंसर ले लीजिए फर्स्ट वाला T, ठीक है। देन 5.5 पे आते हैं, ये भी बड़ा आसान सम है, देखिए। देखो 5.5 में कहा है कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स है 50 न्यूटन का, ये रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में किसी व्हीकल पे, इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg। मास बॉडी का 20 kg है, ठीक है, और इनिशियली उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है, तो vo 15 मीटर पर सेकेंड है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप? बॉडी अगर रुक गई है तो उसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, और टाइम कितना लगा ये हम जानना चाहते हैं। अब बिकॉज ये रिटार्डिंग फोर्स है, वन डायमेंशन में एक साइड प्लस एक साइड माइनस बनी जाती है। अगर मैंने vo को प्लस लिया टुवर्ड्स राइट, तो ये मेरे पास फोर्स माइनस होना चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है, जिस तरफ वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर आप vo को प्लस मान रहे हैं तो f को आपको माइनस लेना पड़ेगा, और आप यहाँ लिख देंगे कि ये वाली डायरेक्शन में प्लस मान ली है और ये वाली डायरेक्शन माइनस मान ली है, ये बात हो रही है। चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं, ये व्हीकल है आपका, ठीक है, इस पर ये वेलोसिटी vo है मेरे पास, तो रिटार्डिंग फोर्स इस तरफ है, ये बात हो गई। तो vo आगे की तरफ है, f पीछे की तरफ है। फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, बैकवर्ड फोर्स का करंट जो भी हो, लेकिन f रहेगा -50 या 50 नहीं लिखेंगे। तो पहले हम डेटा लिखा, फिर हमने सोचा कि प्लस माइनस को भी बैलेंस किया जाए, तो हमने अप्रोप्रिएट जगह पे प्लस माइनस लगा दिया। तो कितने देर में बॉडी रुक जाएगी आपको पता है। एक्सीलरेशन होता है v माइनस vo अपॉन t, एंड f इक्वल टू ma भी होता है, तो a मेरे पास f अपॉन m हो जाएगा। तो इस a को मैं लिख दूंगा f अपॉन m इज इक्वल टू v माइनस vo अपॉन t। फोर्स मेरे पास -50 है, मास मेरे पास 20 है, 0 माइनस 15, इनिशियल स्पीड 15 है, टाइम कितना, तो यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा, इतने सेकंड में बॉडी रुक जाएगी, ये बात है। तो इस समय खास था कि f का साइन और vo का साइन क्या लेना है वो आपको समझाना था, बाकी तो 9th का न्यूमेरिकल है। प्लीज पॉज एंड कॉपी, आई विल डू द नेक्स्ट वन। देखो बच्चों, देन 5.6 है अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस। तो हम लिख लेते हैं बेटा 5.6 में, है ना, हमें मास दिया हुआ है 3 kg, कांस्टेंट फोर्स है हमारे पास। इट चेंजेस द स्पीड फ्रॉम 2 मीटर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड्स। तो इनिशियल स्पीड मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल स्पीड बताई गई है 3.5 मीटर पर सेकेंड इन द टाइम ऑफ 25 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, इसलिए दोनों वेलोसिटी हमने प्लस ले ली बिकॉज डायरेक्शन अनचेंज्ड है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही होती तो मतलब vo कुछ और डायरेक्शन में होता, v कुछ और डायरेक्शन में, इसको प्लस इसको माइनस लेना पड़ता, ये बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, तो जिस तरफ बॉडी जा रही है उसी तरफ जाती जा रही है, मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ये बात हुई, इससे दोनों को हमने प्लस लिया। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सेंटेंस नहीं होता तो मैं सोचना पड़ता है कि इसको प्लस में इसको माइनस, ये बात होती, क्योंकि डायरेक्शन हो सकता है चेंज हो रही हो। ओके, तो फिर हमें दो केस होते हैं, एक बार डायरेक्शन सेम रही और एक बार बदल गई, इस तरह की बात। एनीवे, देखिए द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स अनचेंज्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहेगा ये हमको जानना है, तो फोर्स कितना होगा ये हमको पता होना चाहिए। तो बहुत इजी है, देखो बच्चों,
आपको पता ही है F इक्वल टू ma एंड F इज इक्वल टू एक्सीलरेशन मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो v माइनस वी अपॉन t, तो मेरे पास F आ जाएगा 3, v मेरे पास है 3.5 माइनस 2 और टाइम मेरे पास 25 है। यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं और आपको पता है कि वैल्यू प्लस में आएगी, ये 1.5 बचेगा अपॉन 25, तो ये हो गया मेरे पास, देखिए 3 इंटू 15 अपॉन 25 इंटू 10 जो भी आएगा। और मुझे समझ में आ रहा है कि F का साइन प्लस में आ रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द सेम एज डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, क्योंकि वो भी प्लस में थे और F भी प्लस में आया, मतलब फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, ये बात। देन 5.7 मेरे पास है, देखिए ये भी बहुत इजी न्यूमेरिकल है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय टू परपेंडिकुलर फोर्सेस। तो एक बॉडी मेरे पास है 5 kg की, ठीक है, इसके ऊपर दो फोर्स हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, एक 8 न्यूटन का है और एक 6 न्यूटन का है, ये बात हो गई। तो गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी, एक्सीलरेशन निकालना है। देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि ये मेरे पास F1 फोर्स है और ये मेरे पास F2 फोर्स है। जब मैं F इक्वल टू ma लिखता हूं, अब देखो ये 2 डायमेंशन की बात है, बिकॉज ये और ये एक एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। जैसे ही 2 डायमेंशन की बात है कि तो हम वेक्टर्स यूज करेंगे, तो मैं F को लिखूंगा ma। तो जब मैं F की बात करता हूं, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी। F इक्वल टू ma की जब हम बात करते हैं तो F इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट मींस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू ma बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है वो वेक्टर सम है, स्केलर सम नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। वेक्टर आएगा तो इट इज वेक्टर सम ऑफ बोथ द फोर्सेस। तो वेक्टर सम के लिए ये 8 और 16 लिखेंगे, ये x की डायरेक्शन है और ये y की डायरेक्शन है सपोजिटली। तो ये जो फोर्स है वो 8i हो जाएगा और ये वाला फोर्स 6j हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये 8i हो गया, ये 6j हो गया और ये 5a हो गया। तो मेरे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा 8i प्लस 6j अपॉन 5। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक्सीलरेशन जो है वो हो गया 8 अपॉन 5i प्लस 6 अपॉन 5j। ये मेरे पास x कंपोनेंट है, ये मेरे पास y कंपोनेंट है। आई विल प्लॉट देम, ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस। x कंपोनेंट 8 अपॉन 5, y कंपोनेंट 6 अपॉन 5, ये मेरा एक्सीलरेशन आ गया और ये एंगल थीटा। तो डायरेक्शन बताने के लिए tan थीटा, दिस अपॉन दिस, दैट विल बी 6 अपॉन 8, 3 अपॉन 4। आपको पता है 3 अपॉन 4 मतलब कितना, tan 37 डिग्री। तो थीटा इज 37 डिग्री, एक्सीलरेशन इज मेकिंग एंगल ऑफ 37 डिग्री विद x एक्सिस, ये बात हो गई। मैग्नीट्यूड निकालना है तो बड़ा आसान है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड? उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर ऐड करेंगे और रूट लेंगे, तो दिस विल बिकम 8 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 5 का स्क्वायर, जो भी आपका आंसर आएगा, सो मच मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर इस तरह से। प्लीज ड्रॉप पॉज एंड कॉपी, आई डू द नेक्स्ट वन। Now question number 8 we are having, the driver of a three-wheeler moving with the speed of 36 km/h sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 seconds just in time to save the child। मतलब बच्चे को बचाने के लिए वो जोर से ब्रेक लगाता है और उसकी स्पीड 0 हो जाती है, वो रुक जाता है 4 सेकंड्स में। पहले उसकी स्पीड 36 किलोमीटर बराबर है, तो आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। इनिशियल स्पीड 36 किलोमीटर बराबर है, जिसको हम कन्वर्ट कर लें 36 इंटू 1000 अपॉन 3600, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल स्पीड 0 हो गई बिकॉज वो रुक गया और उसने टाइम लिया 4 सेकंड्स का। तो एक्सीलरेशन कितना क्रिएट होगा आपको पता है, एक्सीलरेशन विल बी v माइनस vo अपॉन t। तो एक्सीलरेशन मेरे पास आ जाएगा 0 माइनस 10 अपॉन 4। तो मेरा एक्सीलरेशन विल बिकम माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऑटो रिक्शा इस तरह से जा रही थी
ठीक है, इस तरफ जा रही थी उसकी वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन किस तरफ है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज माइनस में है, ये मीनिंग है। तो उसने ब्रेक लगाई होगी नेचुरली, तो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में। हमको पूछा गया 7th क्वेश्चन में, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। मैग्नीट्यूड 2.5, डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द थ्री व्हीलर, इस तरह से बात है। सो अच्छा, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। एक्सीलरेशन तो ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स हमको पता है कि फोर्स विल बी m into a, एक्सीलरेशन तो मिल गया -2.5। मास कितना है, देखो उसने हमको बता रखा है कि मास ऑफ थ्री व्हीलर इज 400 kg और ड्राइवर का 65 kg। तो कुल मिला के हमारे पास जो मास है वो हो जाएगा 400 प्लस 65, बिकॉज दोनों अंदर है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 465 kg, ये हमारे पास मास आ गया। तो फोर्स हो जाएगा 465 इंटू -2.5 माइनस सो मैनी न्यूटन, ऐसे करना है। तो ये रिटार्डिंग फोर्स हो गया, इसके ऊपर ये बात है, ठीक है। तो प्लीज पॉज एंड कॉपी, देन आई विल डू द नेक्स्ट वन फॉर यू। Okay, now next one is there. Question number 9, sorry. A rocket with a lift-off mass of 20,000 kg is blasted upward with an initial acceleration of 5 meter per second square. तो हमें बताया जा रहा है कि रॉकेट का इनिशियल एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये आपको समझना है। तो रॉकेट के पास इनिशियली नेट एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ऊपर की तरफ। तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन बताया गया है, ये नेट एक्सीलरेशन है ऊपर की तरफ। ओके, देन ही सेज कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट। मतलब हमने गैसेस ने कितना फोर्स लगा होगा, आपको पता है गैसेस जब बर्न होती हैं नीचे की तरफ जाती हैं तो वही रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करती हैं। तो गैसेस ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स लगाती हैं रॉकेट के ऊपर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। तो आप थोड़ा इस तरह सोच लीजिए कि ये आपके पास रॉकेट है इस तरह से, ठीक है, ये रॉकेट हो गया आपके पास, इसके पास मास जो है वो 20,000 kg है, मास 20,000 kg है, और इसके पास ए नेट वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये एक्सीलरेशन नेट एक्सीलरेशन है क्रिएटेड बाय फोर्स बाय द गैसेस। गैसेस ने इसके ऊपर फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, यही वो थ्रस्ट है जो हमें ढूंढना है। तो आप पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए रॉकेट का। रॉकेट के ऊपर किसने फोर्स लगाया, एफ, ये गैसेस ने लगाया। जो गैसेस नीचे निकल रही है वो रॉकेट को ऊपर धक्का मारेंगी। यही थ्रस्ट हमको निकालना है कि कितना फोर्स लगाया रॉकेट के ऊपर ऊपर की तरफ। और इस मास के कारण mg फोर्स होगा ही नीचे के कारण, तो mg फोर्स नीचे की तरफ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये फोर्स ऊपर खींच रहा है, ये फोर्स नीचे खींच रहा है। बिकॉज रॉकेट ऊपर जा रहा है तो ये डोमिनेटिंग फोर्स है, तो ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। और इन दोनों के डिफरेंस है, बिकॉज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, इनका माइनस डिफरेंस लेंगे, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ खींच रहा है, एक इस तरफ खींच रहा है। वैसे वेक्टर्स हम करने जाएंगे, मैंने आपको बताया नेट फोर्स निकालेंगे, तो अगर आप इसको y एक्सिस मान लें तो ये Fj हो जाएगा, और फिर ये माइनस mgj हो जाएगा, बिकॉज mg नीचे की तरफ है, तो ये फोर्स mg इंटू माइनस जे हो जाएगा, ये मेरे पास Fj हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो F माइनस mg इन j डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन इतना सब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज एक्टिंग अलोंग वन डायमेंशन, तो एक को प्लस ले लेंगे और एक को माइनस ले लेंगे इस तरह से। तो ये फोर्स F हो गया, ये mg हो गया, दोनों का डिफरेंस। ऊपर की तरफ जो है प्लस मान लिया, नीचे की तरफ है माइनस मान लिया, तो टोटल फोर्स हो गया F और प्लस माइनस mg, F माइनस mg। F माइनस mg इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये फोर्स डोमिनेटिंग होना चाहिए, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, F माइनस mg। इस तरह सोचिए आप लोग। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा, मतलब ये ज्यादा ये कम, तो नेट फोर्स कितना बचेगा, F माइनस mg। माइनस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में, स्ट्रेट अवे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो मेरे पास नेट फोर्स हो गया F माइनस mg। आप ऐसे इक्वेशन लिखिए, F नेट इज F माइनस mg। पहला भी इक्वेशन लिखिए। F नेट क्या होता है, ma नेट, बिकॉज F इज ma। F net will be equal to F minus mg। A net कितना है 5, तो M मेरे पास 20,000 into 5 is equal to F हमको निकालना है 20,000 into g कितना लेना है 10, तो यहां से आपको F मिल जाएगा so many न्यूटन। ये बात हो रही है। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जरूरी है। आपको ये समझना होगा जो एक्सीलरेशन दिया हुआ था ये नेट एक्सीलरेशन था, कि रॉकेट ऊपर जा रहा है इतना एक्सीलरेशन से, मतलब ये नेट एक्सीलरेशन दिया हुआ है।
ये नेट एक्सीलरेशन कॉज करने के लिए कौन कौन से फोर्सेस रॉकेट के ऊपर है ये हम समझें। एक तो गैसें जब नीचे निकलेंगी तो वो रॉकेट को ऊपर की तरफ धक्का मारेंगी, तो वो एफ फोर्स हो गया जो हमको निकालना है, कितना थ्रस्ट लगा है रॉकेट पे हमने। और इस मास के कारण एमजी नीचे की तरफ होगा, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे है, तो नेट फोर्स कितना होगा, दोनों का डिफरेंस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड होते, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। mg माइनस एफ क्यों नहीं किया, बिकॉज रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये फोर्स ज्यादा होगा ये फोर्स कम होगा, तो क्या करेंगे f माइनस एम जी इक्वल टू नेट फोर्स, और f नेट को फिर क्या लिखेंगे ma नेट। ये बात इस तरह से इक्वेशन बनाइए स्टेप बाय स्टेप, तो फिजिक्स आपको समझ में आएगी, न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आएंगे। प्लीज कॉपी इट, आई टेक द नेक्स्ट वन, इट इज वेरी लॉन्ग। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg। तो 10th क्वेश्चन में हमको बॉडी का मास 0.4 kg दिया हुआ है, ठीक है, एंड इट इज मूविंग इनिशियली विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टू द नॉर्थ। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये नॉर्थ की तरफ है, ऐसा सोच लिया हमने। ओके, तो इनिशियली मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टू द नॉर्थ is subjected to a constant force of 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ। तो फोर्स साउथ की डायरेक्शन में है, अगर नॉर्थ को मैंने प्लस लिया है +10, तो साउथ को मुझे माइनस लेना पड़ेगा, तो फोर्स जो बॉडी के ऊपर है उसको माइनस ले लेते हैं, और वो फोर्स मेरे पास है यहां बताया गया है 8 न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू -8 न्यूटन बिकॉज इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स साउथ। माइनस क्यों लेना है समझ लीजिए, ये प्लस टुवर्ड्स नॉर्थ, साउथ की तरफ माइनस, इतना फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है। ओके, फॉर 30 सेकेंड्स, तो ये जो फोर्स है ये हमेशा नहीं लगता है, बट ये एक्ट करता है खाली डेल्टा टी इक्वल टू 30 सेकेंड्स के लिए, इस तरह की बात होगी, ठीक है। चलिए, द इंस्टेंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड इज टू बी टी इक्वल टू 0, मतलब जब फोर्स ने एक्ट करना चालू किया, आप मान लीजिए वो टी इक्वल टू 0 टाइम है। द पोजिशन ऑफ द बॉडी इज टू बी फाउंड एट टी इक्वल टू -5, टी इक्वल टू 25 और टी इक्वल टू 100 सेकेंड्स। और ऐसा कहा गया कि शुरू में मान लीजिए जब फोर्स एक्ट करना चालू किया, t इज इक्वल टू 0 पर जब फोर्स एक्ट करना शुरू करता है, बॉडी 0 पॉइंट पर है, ऐसा मान लीजिए, वन डायमेंशन की बात हो रही है, तो -5 सेकंड पे, 25 सेकंड्स पे और 100 सेकंड्स पे बॉडी की पोजीशन क्या होगी, ये हमको जानना है। देखो बच्चों, हमको फोर्स और मास पता है, तो हम सबसे पहले एक्सीलरेशन निकाल लें, क्योंकि उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी विल बी फोर्स अपॉन मास, तो -8 अपॉन 0.4, तो -80 अपॉन 4, ठीक है, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्सीलरेशन मेरे पास -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एंड प्लीज रिमेंबर ये भी 0 टू t इक्वल टू 30 सेकंड तक होगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे फोर्स एक्ट करना चालू किया और 30 सेकंड तक फोर्स एक्ट किया, तो एक्सीलरेशन -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 30 सेकंड तक है, ये बात हुई। अपनी एक्स एक्सिस बना लेते हैं हम लोग, ताकि हमको बात समझ में आए। इस एक्सिस पे बॉडी मूव कर रही है, हमको बताया गया है कि ये टाइम t इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू 0 है, ये पॉइंट ले लिया हमने। फिर हमको बोला है कि B पॉइंट पे बॉडी होगी 25 सेकंड्स पे, हम सोच रहे हैं कि शायद आगे जाती जाएगी। t इक्वल टू 100 सेकंड्स पे हमको बताना है बॉडी कहां पर है, और -5 मतलब बैकवर्ड जाना पड़ेगा, -5 सेकंड पे बॉडी सपोजिंग D पॉइंट पर है, तो हमें बताना है कि xb कितना होगा, xc कितना होगा और xd कितना होगा, ये बात है। तो ये हमने टाइम एक्सिस प्लॉट कर दी कि t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू -5 यहाँ पे आएगा, फिर 25 और 100 इस तरह से। पोजीशंस क्या होंगी उसके बारे में सोचेंगे, तो हमने x एक्सिस का टाइम प्लॉट कर दिया है, 0 टाइम, 25 सेकंड्स, 100 सेकंड्स, -5 सेकंड्स, इनकी पोजीशंस x, ये तो 0 पॉइंट है, xb xc xd हमको बताना है, ये बात हो रही है। देखो बच्चों, फोर्स ने यहां से एक्ट करना चालू किया है, फोर्स एक्टिंग फ्रॉम हियर अप टिल हियर एट t इक्वल टू 30। प्लीज अंडरस्टैंड, फोर्स यहां से लेके यहां तक है, यहां पर कोई फोर्स नहीं है, यहां पर कोई फोर्स नहीं है, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज e पॉइंट, t इक्वल टू 30। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 30 तक फोर्स एक्ट करता है बॉडी के ऊपर, a पॉइंट से लेके e पॉइंट तक, इसके बाद कोई फोर्स नहीं है और इस रीजन में भी कोई फोर्स नहीं है। तो देखो, जब यहां पर कोई फोर्स नहीं होगा तो एक्सीलरेशन आपका 0 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 से पहले t इक्वल टू -5 तक की बात करें, यानी यहां से लेके यहां तक
फोर्स बॉडी पे बिल्कुल नहीं था, फोर्स ने यहां से करना चालू किया, तो 0 टाइम से पहले टाइम जो था वहां पे फोर्स नहीं था, तो एक्सीलरेशन नहीं था, तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट थी। ये बात हमको समझ में आ गई। वैसे भी आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट, अगर हम शुरू करें, डिस्प्लेसमेंट इज VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हमेशा ऐसी बात को पकड़ के चले आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हम जानना चाहते हैं कि देखो t को टू -5 पे यहाँ थी बॉडी और 0 टाइम पे यहाँ पहुंच गई, तो ये इनिशियल पोजीशन मान लीजिए, फाइनल पोजीशन मान लें, यहाँ से यहाँ तक बॉडी पहुंच गई, -5 सेकंड से लेके 0 सेकंड तक। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो XA माइनस XD। VO आपके पास स्पीड कितनी है आपको मालूम है, इनिशियल स्पीड हमको दी हुई है 10, यहाँ पर उसकी जो स्पीड 10 है वो 10 ही रहेगी बिकॉज एक्सीलरेशन 0 है। तो ये मेरे पास हो गया 10, टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड, -5 से 0, टाइम इंटरवल, दिस T मींस टाइम इंटरवल, नॉट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। इस इक्वेशन में T का मतलब है टाइम इंटरवल कितना मिला बॉडी को मूव करने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड्स मिले उसको, प्लस हाफ एक्सीलरेशन 0 है तो T लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास 0 माइनस XD विल बी 50, तो XD मेरे पास आ गया -50, यानी मेरी बॉडी कहां पे थी, -50 मीटर पर थी एट T इक्वल टू -5। तो अगर आपको ये नहीं सोचना है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है वगैरह वगैरह, तो ये इक्वेशन लेकर भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहां से बॉडी स्टार्ट करके यहां तक पहुंचती है, इस तरह की बात हो गई, और हमको मालूम है कि फोर्स नहीं है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो जो वेलोसिटी यहाँ पे वही वेलोसिटी यहाँ पे होगी, तो यहाँ पर 10 तो यहाँ पे भी 10, इसलिए VO को मैंने 10 ले लिया। स्टार्टिंग टाइम पे वेलोसिटी क्या है वो सोच लिया मैंने। सपोजिंग यहाँ से स्टार्ट करके बॉडी यहाँ जा रही है, तो जो वेलोसिटी यहाँ पे वही वेलोसिटी यहाँ पे, बिकॉज देयर इज नो फोर्स, तो VO 10 हो गया। टाइम डज नॉट मीन इंस्टेंट ऑफ टाइम इन दिस इक्वेशन, इट इज टाइम इंटरवल। तो बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुंचती है कितने टाइम में, 5 सेकंड में। भाई -5 से 0 हो गया तो टाइम कितना पास हो गया, 5 सेकंड। तो 5, कोई फोर्स नहीं है, फोर्स तो खाली इस रीजन में है, तो नो एक्सीलरेशन, तो 0 × T, तो मुझे XD मिल गया -50, यानी ये 0 पॉइंट है, ये कितना हो जाएगा -50, ऐसी बात होगी। तो माइनस वाला पोजीशन क्या है वो हमने निकाल लिया। अब 25 सेकंड पे पोजीशन क्या है, अगेन हम A से B तक की बात सोचें, यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक, तो अगेन अगर B निकालना है मुझे, पोजीशन ऑफ B, तो D इक्वल टू VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, XD माइनस XA इज इक्वल टू VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर। फाइनल पोजीशन तो मुझे निकालनी है, पोजीशन एट A कितनी है 0, A पर स्पीड कितनी थी 10, और यहां से अगर टाइम कितना मिला 25 सेकंड्स, प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना है मेरे पास -20 इंटू टाइम 25 का स्क्वायर, तो मेरे पास XP हो जाएगा 250, 625 इंटू 10 तो -6250, 25 का स्क्वायर 625 और इंटू 10, तो मेरे पास पोजीशन एट B आ जाएगी। इसको निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर नहीं है, 6250, तो ये देखो VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर, VO इज 10, टाइम इज 25 सेकंड्स, फ्रॉम 0 टू 25 सेकंड्स बोला है, और प्लस हाफ एक्सीलरेशन मेरे पास -20 है, ठीक है, और टाइम प्लस 25 का स्क्वायर, तो ये -10 हो जाएगा, ये 625, तो 6250, तो ये -6000 हो जाएगा। दैट मीन्स मेरी बॉडी जो है वो कहाँ चली गई है, पीछे चली गई है, 0 से D और यहाँ आ गई है -6000 पे, ये बात है। तो XB कितना होगा, -6000 होगा, ऐसी बात है। अब देखो 100 सेकंड से बॉडी की पोजीशन क्या होगी ये हमको निकालनी है। आपको समझना होगा कि बॉडी के ऊपर फोर्स E पॉइंट तक है, 30 सेकंड तक है, तो पहले आप ये निकाल लीजिए कि 30 सेकंड्स पे बॉडी की पोजीशन क्या होगी, बिकॉज उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैरी करेगी वो, क्योंकि फोर्स गायब हो जाएगा। तो 25 सेकंड पे इतना है। अब जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, 30th सेकंड पे बॉडी का पोजीशन क्या है, तो D इक्वल टू VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो सपोजिंग वो E पॉइंट पे पहुंच गई है, तो पोजीशन ऑफ E माइनस पोजीशन ऑफ A से E तक की बात करते हैं, दैट विल बी VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो XE माइनस 0, इनिशियल स्पीड 10 है हमारे पास, यहां से तक टाइम लग गया हमको 0 से 30 सेकेंड्स, प्लस हाफ इंटू -20 इंटू 30 का स्क्वायर, तो पोजीशन एट E आ जाएगी मेरे पास 300, और ये 900 माइनस 9000,
तो पोजीशन ऑफ ई मेरे पास हो जाएगी -8700 मीटर, ये पोजीशन ऑफ ई आ गई। -8700 मतलब बॉडी और पीछे जा रही है, बिकॉज फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्सीलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बॉडी को पीछे की तरफ पुश कर रहा है, ये बात हो रही है। अब हमें फाइनली सोचना है कि 100 सेकंड में बॉडी कहां पहुंचेगी। उसके लिए हमें जानना होगा कि ई पॉइंट में बॉडी यहां पहुंच गई है 30वें सेकंड पे, और उसकी वेलोसिटी यहां पे कितनी होगी वो देख लें, बिकॉज इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। यहां से यहां तक मोशन आपका एक्सेलरेटेड मोशन है, यहां पे आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहां पहुंच के स्पीड 10 मीटर पर सेकंड नहीं होगी, कितनी होगी वो निकालना पड़ेगा। देखिए यहां निकालता हूं, v इक्वल टू vo प्लस at, तो वेलोसिटी at विल बी इनिशियल 10 थी -20, और ये टाइम मेरे पास कितना है 30 सेकंड का, तो मेरे पास वेलोसिटी at कितनी हो जाएगी 10 - 600 -590 मीटर पर सेकंड। ये आपकी वेलोसिटी हो गई 30th सेकंड पे -590 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बात हो रही है। तो अब मेरी बॉडी यहां से इस स्पीड से आगे जाएगी, ये बात हो रही है, -590 की स्पीड से सी तक जाएगी कांस्टेंट स्पीड से। तो मेरे पास अगर मैं xc निकालना चाहूं तो कितना होगा, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू vot प्लस हाफ at स्क्वायर। अगेन a 0 हो जाएगा बिकॉज यहां से तक कोई फोर्स नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मींस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो हम कर लेंगे xc माइनस xc विल बी इक्वल टू, यहां पर बॉडी की स्पीड कितनी है -590, और इनटू टाइम कितना लग गया हमको यहां से यहां तक 70 सेकंड्स, तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास आई हैव नो प्लेस, सो वेयर टू राइट, आई एम राइटिंग हियर फॉर यू, देन यू कैन कॉपी डाउन, ठीक है। तो xc माइनस xc मेरे पास इतना है, तो मैं कर दूंगा प्लस 8700 इज इक्वल टू, ये मेरे पास हो जाएगा -590 इंटू 70, तो मेरे पास जो xc है वो हो जाएगा -8700 -590 इंटू 70, इसको आप कर लीजिए, ये पोजीशन हो जाएगी सी पॉइंट पे 100 सेकंड्स। इस तरह से बात है। तो आपको हर बार सोचना पड़ेगा कि कहां तक फोर्स था, कहां तक बॉडी का मोशन एक्सेलरेटेड था, कहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी थी। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमेशा vot प्लस हाफ at स्क्वायर, जब भी एक्सेलरेशन 0 है तो d vot हो जाएगा, वरना हाफ at स्क्वायर। इस तरह से करके आपको काम करना है, ठीक है। तो ये हमने आपको निकाल के दिखाया इस तरह से डिटेल में। होप यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज पॉज एंड कॉपी। तो ये सम काफी लंबा था। देखिए नेक्स्ट वन 11 सम। A truck starts from rest, initial speed 0 हो गई, and accelerates uniformly at 2 meter per second square. At t equal to 10 seconds, a stone is dropped by a person standing on the top of truck 6 meter high. 6 मीटर ऊंचाई से 10th सेकंड पे हमने एक पत्थर गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया। तो what are the velocity and acceleration of the stone at t equal to 11 seconds? 11वें सेकंड पे स्टोन का एक्सीलरेशन और वेलोसिटी क्या होगी, ये हमको बतानी है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि 10th सेकंड पे जब हमने स्टोन को गिराया, ट्रक में से ड्रॉप किया, तो उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या है ये हमको जानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, पहले तो आप ये निकाल लीजिए, ये हमारे पास एक ट्रक है इस तरह से, ठीक है, और ये सपोजिंग 6 मीटर की ऊंचाई है फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहां से हम एक पत्थर को छोड़ देंगे, और इसकी इनिशियल स्पीड हमको बताई गई है 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन बताया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो t इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे जो ट्रक की स्पीड होगी वही हमारे स्टोन की स्पीड होगी। मैंने आपको बताया व्हेन टू बॉडीज गेट डिटैच्ड, तो डिटैच होने के टाइम पे वेलोसिटी वही होगी जो ट्रक की होगी, लेकिन एक्सीलरेशन वो नहीं होगा जो ट्रक का है। एक्सीलरेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द स्टोन जब वो ट्रक से अलग हो गया। तो ट्रक भले एक्सीलरेशन कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, लेकिन जब हम स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो एट द इंस्टेंट ऑफ ड्रॉपिंग, वंस इट इज ड्रॉप्ड, तब उसका एक्सीलरेशन ये वाला नहीं रहेगा, फिर उसका एक्सीलरेशन जी रहेगा, क्योंकि फिर उसको खाली ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है। इस बात को ध्यान लेंगे। तो आपको पिछले समय में बताया वेलोसिटी हैज गॉट मेमोरी, एक्सीलरेशन डज नॉट हैव मेमोरी। इसकी स्पीड निकाल लेते हैं 10 सेकंड्स पे कितनी होगी। आपको पता है v इक्वल टू vo प्लस at होता है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एक्सीलरेशन 2 है और टाइम 10 सेकंड का मिल गया, तो वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो मतलब ये हुआ कि जब हमने स्टोन को गिराया इसमें से
उस टाइम पे 10th सेकंड पे स्टोन के पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं लिखता हूं एट t इक्वल टू 10 सेकंड मेरा जो स्टोन है उसके पास ये वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन है ग्रेविटी का। ओके, तो ये मेरे पास वेलोसिटी vx हो गई और ये ay हो गया, लाइक दिस थिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। 11वें सेकंड पे मतलब 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है और एक्सीलरेशन क्या है वो निकालना है। एक्सीलरेशन तो g रहेगा, आपको पता है, जैसे जैसे पत्थर गिरेगा एक्सीलरेशन बदलने वाला नहीं है, बिकॉज उसके ऊपर खाली ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, इसलिए एक्सीलरेशन हमेशा g रहेगा। ये बात हुई। वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। अब वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी रहेगी 1 सेकंड के बाद, क्योंकि 10 सेकंड तक पहुंच चुके हैं। 11वें सेकंड पे 1 सेकंड के बाद ये कितनी होगी और y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, इसके बारे में सोचें। तो vx will be vox plus axt। तो vx will be इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 20 है x डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन कुछ भी नहीं है, और टाइम 1 सेकंड मिला 10 से 11 के बीच में 1 सेकंड। तो वेलोसिटी मेरे पास हो गई 20 मीटर पर सेकंड, ये हो गई। vy की बात करें तो voy प्लस ayt। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है y डायरेक्शन की, इतना कैसे जा रहा है, उसको खाली इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में दी गई है, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है इनिशियली, तो voy 0। एक्सीलरेशन g का 10 नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लिया मैंने और ये वाले को प्लस ले लिया, तो प्लस 10 और टाइम 1, तो vy मेरे पास हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो कुल मिला की जो वेलोसिटी है वो हो गई vxi प्लस vyj, तो वेलोसिटी बिकम्स 20i प्लस 10j, ये आपकी वेलोसिटी। फिर आप इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो सब निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्शन निकालना है वेलोसिटी का तो ये x और ये y, x कंपोनेंट 20 है, y कंपोनेंट 10 है, तो ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, ये आपकी वेलोसिटी। ये एंगल थीटा हो गया विद x, तो 10 थीटा कर लेंगे 10/20 करके आपको थीटा मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं वेलोसिटी का। मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 400 प्लस 100 इज इक्वल टू हाउ मच, इस तरह से। प्लीज पॉज एंड कॉपी। देखो बच्चों, क्वेश्चन 12। Now this is last for this video and from 13 to 23 I will take up in the next video because ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। देखिए 12th क्वेश्चन, a bomb of mass 0.1 kg hung from a ceiling of a room by a string of 2 meter length is set into oscillation। So I am doing question number 12 for you। इस तरह से सीलिंग है और ये 2 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है, और मैंने एक बॉब है मेरे पास जिसके पास मास है, ऐसे ऑसिलेटरी मोशन में उसको डाल दिया मैंने। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब वो यहाँ पहुंचता है तो उसके पास वेलोसिटी पैरेलल टू ग्राउंड होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में पैरेलल टू ग्राउंड। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि रुक गया है, और यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी बिकॉज वो स्टॉप कर गया है, ये बात, ठीक है। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू ग्राउंड, ये समझिए। एंड पॉइंट्स पे, एक्सट्रीम पॉइंट से वेलोसिटी 0 बिकॉज वो स्टॉप कर गया है। द स्पीड ऑफ द बॉब एट द मीन पोजीशन इज 1 मीटर पर सेकंड। ये मीन पोजीशन, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी दी हुई है 1 मीटर पर सेकंड। ओके, व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉब इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब इज एट एक्सट्रीम पोजीशन एट मीन पोजीशन। अब देखो बोल रहा है कि जब वो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, अगर मैं रस्सी काट दें, ठीक है, लाइक दिस, ये जो रस्सी है इसको काट दें, तो वो कैसे मूव करेगा उसके बाद, उस इंस्टेंट के बाद, जब बॉल यहाँ पर है और जब बॉल यहाँ पर है। तो आपको बच्चों ये समझना है कि पहले तो आप ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, जब वो इस पॉइंट पर है, वो इस पॉइंट पर है। फ्री बॉडी डायग्राम में आपको उसके एक्चुअल फोर्सेस दिखाने हैं। तो हम पहले बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की। एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो आपको पता है ये सीलिंग है, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, यहां वेलोसिटी 0 है। फोर्सेस कौन कौन से हैं, mg और एक टेंशन T का, ठीक है ना, एक्सट्रीम पॉइंट पे, और यहां वेलोसिटी आपके पास 0 है। तो खैर इससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो इन दोनों से मतलब है। आपको क्या करना है, आपने स्ट्रिंग कट कर दी तो स्ट्रिंग में जितना फोर्स था वो गया। अब इसका मतलब ये होगा कि जो बॉब है उसकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी, ये फोर्स बचा और वेलोसिटी उसके पास 0, क्योंकि रुका हुआ था तो स्पीड तो 0 है उसके पास।
तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग को काट दिया तो स्ट्रिंग का फोर्स गया, बाकी सारे जितने फोर्स हैं वो उसके ऊपर एक्ट करते रहेंगे जैसे थे। ये फंडामेंटल पॉइंट है। तो जिस चीज को आप कट कर रहे हैं, स्ट्रिंग हो या स्प्रिंग हो, जिसको आपने कट कर दिया उसके फोर्स गायब हो जाएंगे, लेकिन बाकी जैसा सिस्टम था एज इट इज रहेगा। ये बात हो गई। तो mg फोर्स रहेगा और ये 0। तो आपको सोचना है कि भाई ये इस तरह की बात है कि जैसे मेरे हाथ में कोई बॉडी है, स्टेशनरी बॉडी है, ये रुकी हुई है और उसके ऊपर mg फोर्स एक्ट कर रहा है। जब मैं छोड़ दूंगा तो वो कैसे गिरेगी? बिल्कुल नीचे की तरफ गिरेगी। तो जब एंड पॉइंट में बॉडी पहुंचेगी और जब मैं स्ट्रिंग काट दूंगा तो सिचुएशन ये हो गई, यानी बॉडी रुकी हुई है, मेरे हाथ में है ऐसा मान ले, और उसका mg फोर्स से नीचे की तरफ जैसे होता है हमेशा, छोड़ दिया तो वो कैसे जाएगा? सीधा नीचे की तरफ जाएगा। तो जब यहां से मैं स्ट्रिंग को काट दूंगा तो बॉल क्या करेगा? सीधा जमीन की तरफ गिरेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये बात हो रही है। और जब मीन पोजीशन की बात करेंगे तो ये फंडामेंटल पॉइंट्स आपको समझने हैं। एट मीन पोजीशन जब होगा तो सिचुएशन ऐसे हो गई, यहां पर उसके पास वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। एक्चुअल फोर्स कौन कौन से हैं? mg है और टेंशन ऊपर की तरफ होगा नेचुरली, स्ट्रिंग का टेंशन। आपने इसको काट दिया तो ये गायब हो गया। अब सिचुएशन ऐसे हो गई, ये mg फोर्स है उसके ऊपर और ये वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। तो ये बिल्कुल वैसी बात है कि जैसे मैंने एक पत्थर को ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, बिकॉज़ mg फोर्स होगा ही उसके ऊपर। तो ये कैसी बात हो गई? ये सिचुएशन सिमिलर है। एक बॉल मेरे हाथ में है जिसका फोर्स mg है, उसको मैंने हॉरिजॉन्टली फेंक दिया विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। तो जब बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड तो आपको पता है बॉल कैसे जाएगा? पैराबोलिक पाथ पे जाएगा और जमीन पे जाके गिरेगा लाइक दिस। तो इस केस में उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी? पैराबोलिक होगी, बिकॉज ये सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर है। ऐसी सिचुएशन कि बॉल हमारे पास है, mg फोर्स उसके ऊपर रहेगा ही हमेशा से, हमने उसको ऐसे फेंक दिया विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। तो आपको पता है जब आप बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो वो कैसी ट्रैजेक्टरी पे जाता है? ऐसी पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी पे जाता है। तो इस तरह से आपको सारे डायग्राम ड्रॉ करके बताने हैं। तो बेटा ये थे क्वेश्चन नंबर 1 टू 12 इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। अब 13 टू 23 जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और एडिशनल एक्सरसाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में लाइक दिस। So thank you so much. God bless you and keep making free body diagrams to understand laws of motion. Keep practicing also different variety of sums. Thank you.